नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 11 ध्वनि में बात हम कर रहे थे सोनार, SONAR। पूरा नाम हमने लिया था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हमने ये बात की थी कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर पराध्वनि तरंगों को काम में लिया जाता है और साथ ही साथ दूर स्थित पिंडों की दिशा क्या है, दूरी कितनी है, उनकी स्थिति क्या है, इन सब बातों का पता इसके द्वारा किया जाता है। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। सोनार, पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराध्वनि तरंगों को काम में लेते हैं। इसके द्वारा जल में स्थित पिंड या लक्ष्य की स्थिति, दिशा व दूरी का पता लगाया जाता है। इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। ये एक नाव या जहाज, पानी की सतह, समुद्र की तली। अब जो सोनार है इसमें दो चीजें हैं। एक यहां ध्यान दीजिए, ये है प्रेषित्र और दूसरा यही ये है संसूचक। किसी भी नाव या जहाज के पैंदे में इन दोनों को लगाया जाता है। एक है प्रेषित्र और दूसरा है संसूचक। अब इसके द्वारा प्रेषित्र तरंगों को भेजता है, पराध्वनि तरंगे जो हैं वो जल के अंदर भेजी जाती हैं और ये जो पराध्वनि तरंगे हैं, जो भी कोई नीचे पिंड स्थित है उससे, ये है पिंड या कोई भी लक्ष्य। ये तरंगे ये हैं पराध्वनि तरंगे, जिन्हें प्रेषित्र के माध्यम से भेजा जाता है जल की तली में। ये तरंगे जब किसी पिंड से या लक्ष्य से टकराती हैं तो इनसे परावर्तित होकर जो तरंगे चलती हैं उन तरंगों को संसूचक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इससे टकराकर परावर्तन के बाद ये तरंगे इस प्रकार से संसूचक के द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये तरंगे यहां से चली, पिंड से टकराई हैं और उसके बाद यहां से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं।
बाद में इस संसूचक का काम ये है कि ये इन परावर्तित तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है और हम पता लगा लेते हैं कि ये जो पिंड है इसकी स्थिति क्या है, कितनी दूर है ये, इसकी दिशा क्या है। तो इस प्रकार से हम उस समय को पता लगाते हैं जो तरंगे भेजने में और तरंगों को वापस पहुंचने में लगता है। वेग हमें पता है, जल में इसका वेग क्या है, तरंगों की गति का वेग हमें पता होता है, समय हमें पता हो जाता है, तो उस पिंड की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट में हम इसके पॉइंट नोट कर सकते हैं कार्यविधि के। सबसे पहले, जहाज या नाव के पैंदे में प्रेषित्र तथा संसूचक लगाते हैं। दूसरा काम, प्रेषित्र के माध्यम से प्रेषित्र द्वारा पराध्वनि तरंगे जल में भेजी जाती हैं। पिंड से टकराकर परावर्तित तरंगे कौन ग्रहण करता है? संसूचक। संसूचक द्वारा ग्रहण की जाती है। प्रेषित्र तरंगों को भेजने वाला, जबकि संसूचक परावर्तित तरंगों को ग्रहण करने वाला है, और संसूचक द्वारा उन्हें विद्युत संकेतों में बदला जाता है। जहाज, नाव जो भी है जिसके द्वारा हम पिंड की स्थिति को ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसके पैंदे में हम प्रेषित्र और संसूचक लगाते हैं। प्रेषित्र का काम है पराध्वनि तरंगों को जल में भेजना, वहीं पिंड से टकरा करके जो ध्वनि परावर्तित होती है वो तरंगे संसूचक द्वारा ग्रहण की जाती हैं। संसूचक फिर इन विद्युत संकेत में इन तरंगों को विद्युत संकेत में बदल देता है और पिंड की दूरी ज्ञात निम्न प्रकार की जाती है। अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। माना पिंड की दूरी d है, ये कहां से है? पानी की सतह से।
पानी की सतह से उस पिंड की दूरी है d और तरंगे पहले d दूरी तय करेंगी और उसके बाद पुनः टकरा करके उस d दूरी तक पहुंचेंगी, यानी कुल दूरी जो तय की गई है तरंगों द्वारा वो हो गई 2d। कुल दूरी 2d किस प्रकार से हुई? पानी की सतह से पिंड तक कितनी दूरी है d, और फिर पिंड से पुनः सतह तक फिर से d, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2d। इसी प्रकार ध्वनि की समुद्र जल में चाल बराबर v। यदि चाल v है, यानी कि उसका वेग, चाल और वेग एक ही बात है, यहां ध्वनि की चाल या वेग जो है वो है v, और d उसने दूरी तय करी है, पिंड की दूरी है d, लेकिन तरंगे पहले d नीचे आएंगी और वापस d दूरी पार करके ऊपर पहुंचेंगी, तो कुल दूरी हो गई है 2d। अब हमने जो समय है यानी प्रेषण, पराध्वनि तरंग के प्रेषण तथा जब वो तरंगे टकराकर आती हैं तो उनका पुनः अभिग्रहण होता है। पराध्वनि तरंग के प्रेषण तथा अभिग्रहण में लगा समय बराबर t। ये हमने ज्ञात कर लिया तो हम आसानी से पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सूत्र वही है, वेग या चाल बराबर, जब भी हमें ज्ञात करना होता है, दूरी बटा समय। तो 2d बराबर, ये है दूरी बराबर वेग यानी कि चाल इंटू समय। इस सूत्र का प्रयोग करके हम जल में स्थित पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 2d बराबर v इंटू टी, जहां पर v समुद्र में ध्वनि की चाल और t जो है वो पराध्वनि तरंग के प्रेषण और अभिग्रहण में लगने वाला समय। इस प्रकार इस युक्ति, सोनार युक्ति के द्वारा हम जल में स्थित किसी भी वस्तु की, वो कोई जहाज हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, कोई बहुमूल्य चीज हो सकती है, उससे टकरा करके जब भी जो तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं, उस तरंग को पहुंचने में जो समय लगता है वो t, ये निश्चित है। समुद्र जल में चाल, दोनों का गुणा करने पर हमें उस पिंड की दूरी पानी की सतह से पता चल जाती है। आगे लेने जा रहे हैं हम मानव कर्ण की संरचना। कर्ण ही वो
अंग है मानव शरीर का जो किसी भी ध्वनि को सुनने योग्य बनाता है। तो हमें उसकी संरचना भी जाननी है, मानव कर्ण की संरचना। कान की संरचना को 3 हिस्सों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। मानव कर्ण के 3 भाग किस प्रकार हैं? सबसे पहला बाह्य कर्ण, जिसे हम कर्ण पल्लव कहते हैं। वहीं दूसरा भाग इसका मध्य कर्ण। ये मध्य कर्ण 3 अस्थियों से मिलकर के बनता है। 3 अस्थियां इसमें उपस्थित हैं। मुग्दरक, निहाई तथा वलयक, ये उपस्थित होती है। और तीसरा भाग है अंत्यकर्ण। मानव कर्ण की संरचना को अध्ययन करते समय बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत्यकर्ण के रूप में अध्ययन किया जाता है। बाह्य कर्ण को कर्ण पल्लव कहा जाता है और मध्य कर्ण जो है उसमें 3 अस्थियां उपस्थित हैं। अस्थियों के नाम है मुग्दरक, निहाई और वलयक। वहीं तीसरा और अंतिम हिस्सा जो है अंत्यकर्ण, यहां से जो तरंगे हैं वो मस्तिष्क को भेजी जाती हैं और जहां उनका विश्लेषण होने के बाद ही हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो देखते हैं हम पीपीटी के माध्यम से मानव कर्ण की संरचना किस प्रकार होती है। बाहर से तो हम सभी देख पाते हैं, अंदर से ये संरचना कैसी है उसे जानने का प्रयास करते हैं हम। कुछ इस प्रकार से ये संरचना है मानव कर्ण की। आपके प्रश्न पत्र में कई बार मानव कर्ण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा सुनने की क्रियाविधि बताइए, इस तरह से एक प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने बात की थी, मानव कर्ण जो है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है और उसमें जो सबसे बाहरी हिस्सा है जो हम सभी को आसानी से दिखाई देता है, ये हिस्सा बाह्य कर्ण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में पिन्ना और हिंदी में हम कर्ण पल्लव कहते हैं। यही वो अंग है जिसके द्वारा वातावरण से ध्वनि को एकत्र किया जाता है और ये सभी ध्वनि तरंगे जो हैं, आप देखिए एक नलिका है, ये श्रवण नलिका बाह्य कर्ण से जुड़ी हुई और मध्य कर्ण तक जा रही है ये नलिका। इस श्रवण नलिका को भेजता है ध्वनि तरंगे हमारा बाह्य कर्ण। श्रवण नलिका के सिरे पर फिर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम कर्णपटल कहते हैं। ये देखिएगा, ये इस प्रकार यहां जिसे ईयर ड्रम कहा गया है, ये है हिंदी में कर्णपटल। अब जब ध्वनि की तरंगे यहां पहुंचती हैं तो ध्वनि के अंदर संपीड़न और विरलन इस रूप में तरंगे गति करती हैं। संपीड़न के फलस्वरूप कर्णपटल पर, झिल्ली पर बाहर से दबाव जो है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो कर्णपटल है ये अंदर की तरफ धकेला जाता है। और जब विरलन आता है तो विरलन की स्थिति में कर्णपटल फिर से अपना बाहर की तरफ गति करता है इस प्रकार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपीड़न और विरलन क्रमशः एकांतर क्रम में होते हैं। तो एक बार ये
जो कर्णपटल है ये अंदर की तरफ धकेला जाएगा और एक बार ये कर्णपटल बाहर की तरफ आता है। इस प्रकार बाहर अंदर होने से इसमें कंपन होने लगता है। ये कंपन अब मध्य कर्ण में पहुंचते हैं। ये जो मध्य का हिस्सा है ये हमारा मध्य कर्ण है। मध्य कर्ण में जैसा कि हमने आपको बताया 3 अस्थियां उपस्थित हैं। यहाँ अंग्रेजी में इनके नाम दिए गए हैं और जैसा हमने आपको बताया मुग्धरक, निहाई और वल्लयक, हिंदी में ये नाम है। ये अस्थियां इन ध्वनि तरंगों के कंपनों को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। अब ये कंपन मध्य कर्ण से निकलकर आगे की तरफ पहुंचते हैं अंतः कर्ण में, जहां ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और ये कॉक्लिया जिसे अंग्रेजी में कहा गया है, हिंदी में कर्णावृत, यहां तक ये कंपन पहुंचते हैं। ये हिस्सा है कर्ण का, अंतः कर्ण का हिस्सा। अब यहां इस कर्णावृत के द्वारा, यानी ये जो आपको वृत्ताकार से संकेंद्रीय वृत्ताकार संरचना दिख रही है, कर्णावृत के द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है और यहां से ये जो श्रवण तंत्रिका है, ऑडिटरी नर्व, इन तंत्रिकाओं के माध्यम से इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में भेजा जाता है। यहां ध्वनि के रूप में इनकी व्याख्या होती है और हम जो भी ध्वनि है संबंधित ध्वनि को आसानी से सुन पाते हैं। तो इस प्रकार होती है हमारी कान की संरचना और सुनने की क्रियाविधि। संक्षेप में हम इसकी क्रियाविधि को नोट करेंगे। पहले लौटते हैं हम अपनी क्लास में। समय हो चला है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम संक्षेप में सुनने की क्रियाविधि को नोट करेंगे। आइए बच्चों, सुनने की क्रियाविधि को संक्षेप में नोट करते हैं। बाह्य कर्ण, जिसे हम कर्ण पल्लव भी कहते हैं, द्वारा ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना। कहां से ग्रहण करेगा ये? वातावरण से। श्रवण नलिका को ध्वनि तरंगे पहुंचाना।
श्रवण नलिका के सिरे पर उपस्थित कर्णपटल में कंपन उत्पन्न होना। और ये कंपन कैसे उत्पन्न हुए थे? संपीड़न द्वारा कर्णपटल को अंदर की तरफ धकेलना, विरलन द्वारा कर्णपटल को या कर्णपटल का बाहर की ओर आना। इस प्रकार उत्पन्न कंपन मध्य कर्ण में पहुंचना। मध्य कर्ण द्वारा कंपनों को कई गुना बढ़ा देना। यहां से कंपनों का अंत्य कर्ण में पहुंचना। और अंत्य कर्ण में उपस्थित कर्णावृत द्वारा इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलना। सबसे पहले बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव द्वारा ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया जाना वातावरण से। श्रवण नलिका को ध्वनि तरंगे पहुंचाया जाना और श्रवण नलिका के सिरे पर उपस्थित कर्णपटल में संपीड़न और विरलन द्वारा कंपन का उत्पन्न होना। इस प्रकार उत्पन्न कंपन मध्य कर्ण में पहुंचते हैं, जहां इन कंपनों को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और यहां से अब ये कंपन अंत्य कर्ण में पहुंचते हैं, जहां उपस्थित कर्णावृत द्वारा इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। और अब ये विद्युत संकेत विद्युत संकेतों का मस्तिष्क में पहुंचना तथा ध्वनि के रूप में इसकी व्याख्या होना। और इस प्रकार इस पूरे क्रियाकलाप के फलस्वरूप हम ध्वनि सुन पाते हैं। और कौन सी ध्वनि सुन पाते हैं? वही ध्वनि जिसकी आवृत्ति परास कितनी होती है?
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। यानी श्रव्य परास वाली जो ध्वनि तरंगे हैं उन्हें हम आसानी से सुन पाते हैं। तो ये पूरी है सुनने की क्रियाविधि, नोट कर लें आप। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और रहा है हमारा रेडार, उसको लेंगे हम। चलिए, ये रेडार जो है RADAR, ये भी एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका आविष्कार 1922 में टेलर और लियो यंग द्वारा किया गया। पूरा नाम नोट कीजिए, रेडियो, डी से डिटेक्शन, एंड आर से रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये जो उपकरण है इसमें रेडियो तरंगे काम में ली जाती हैं। एक वैज्ञानिक उपकरण जिसका आविष्कार 1922 में टेलर और लियो यंग द्वारा किया गया। पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसमें रेडियो तरंगे काम में ली जाती हैं। अब काम क्या है इसका? इस उपकरण के द्वारा हम किसी भी दूर स्थित पिंड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो दूर स्थित पिंड या तो अंतरिक्ष में कोई भी रॉकेट या वायुयान हो सकता है, इसी प्रकार जल में यदि बात करें तो कोई भी जहाज हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, कोई हिमखंड हो सकता है। तो इस प्रकार हमसे दूर जो भी कुल मिलाकर 299 मील की एरिया में क्या गतिविधि हो रही है, इसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं इस महत्वपूर्ण उपकरण के माध्यम से। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही ये उपकरण जो है वो मुख्यतया से काम आने लगा था। अब इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग जब किया जाता है तो कोई भी वायुयान जो आने वाला है, कोई भी जहाज जो आने वाला है, वो दुश्मन का जहाज, दुश्मन का वायुयान हो सकता है, उसकी हमें पूर्व सूचना आसानी से मिल जाती है। कितनी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, वो कितनी दूरी पर है, उसकी स्थिति क्या है, इन सब बातों का पता हमें आसानी से इस उपकरण के माध्यम से लग जाता है। साथ ही साथ ये उपकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोहरा हो, धुंध छा रही हो, आंधी आ रही हो, बारिश हो रही हो या हिमपात हो रहा हो, इन सभी स्थितियों में ये उपकरण आसानी से काम कर पाता है। ये परिस्थितियां इसके काम करने में बाधा उपस्थित नहीं करती हैं। अब हमें
जो सूक्ष्म ब्यौरा चाहिए किसी भी वस्तु का जो दूर स्थित है, उसका हमें सूक्ष्म ब्यौरा तो इससे नहीं मिल पाता, लेकिन हम उसकी आकृति का आभास जरूर कर लेते हैं, लगा लेते हैं। हमें उसका रंग कैसा है, उसकी बिल्कुल बनावट कैसी है, इसका पता इतनी बारीकी से हमें इस यंत्र के माध्यम से नहीं चलता है। अब देखिए काम कैसे करता है ये उपकरण। जिस भी उपकरण के ऊपर इसे लगाया जाता है वहां से रेडियो तरंगे जो हैं वो भेजी जाती हैं। रेडियो तरंगों के प्रेक्षण से परावर्तित तरंगे ग्रहण की जाती हैं। जिस प्रकार हम सोनार में काम कर रहे थे वही काम इसके द्वारा किया जाता है। वहां पराध्वनि तरंगे भेजी जा रही हैं, यहां रेडियो तरंगों को भेजा जा रहा है। तो रेडियो तरंगे जो हैं वो भेजी जाती हैं और जो भी वायुयान है, कोई पिंड है, जहाज है, हिमखंड है, चट्टान है, उससे टकराने के बाद जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन परावर्तित तरंगों को ग्रहण किया जाता है और उसी प्रकार समय ज्ञात कर लिया जाता है। समय ज्ञात किया जाता है। रेडियो तरंगों की जो गति है वो हमें पता है। एक 1,86,999 मील पर सेकेंड ये रेडियो तरंगों की गति होती है। गति हमें पता है, समय हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोनार में दूरी ज्ञात की थी, यहां भी हम दूरी का पता आसानी से लगा लेते हैं। तब दूरी का पता आसानी से लगा लिया जाता है। तो रेडार का भी काम करने का वही तरीका है जो सोनार में हमने देखा था। एक एंटीना और होता है, उसके माध्यम से दिशा भी ज्ञात कर ली जाती है। एंटीना के माध्यम से दिशा भी ज्ञात कर ली जाती है। दूरी तो हमें पता चली गई और हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अवयव रेडार के क्या हैं? मॉड्यूलेटर, रेडियो आवृत्ति दोलित्र, एंटेना, ग्राही और सूचक, ये कुछ अवयव होते हैं रेडार के। और जिस प्रकार का उपयोग इसका किया जाना है उसके आधार पर ये अवयव भी बदल सकते हैं। मुख्य रूप से मॉड्यूलेटर, रेडियो आवृत्ति दोलित्र, एंटीना, ग्राही और सूचक। विभिन्न क्षेत्रों में जो इसके उपयोग हैं उसके आधार पर देखिए हम किसी भी जहाज की, वायुयान की, रॉकेट की स्थिति जान सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुश्मन के जहाज पर यदि तोपों से वार किया जाना है तो उनका भी सही निशाना साधा जा सकता है। नंबर 3, वायुयान या जहाज जब गति कर रहे हैं तो जहाज के रास्ते में यदि कोई चट्टान आने वाली है तो उसका भी पता हमें आसानी से लग जाता है इस यंत्र के माध्यम से। और जैसा पहले हमने बात की, 299 मील के दायरे में जो भी गतिविधि है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार वायुयान की पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई है उसका भी अनुमान वायुयान में आसानी से लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ सबसे मजेदार बात यह है कि हवाई अड्डे पर रात्रि के समय उतरने में भी ये यंत्र सहायक है। इस प्रकार इतनी खूबियों के साथ ये यंत्र अपना काम करता है। इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ मिलते हैं। अध्याय 13 लेंगे अब की बार हम। नमस्कार।